चलो लेट्स बिगिन। वैसे तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर, बट जस्ट बिकॉज आप लोगों की एग्जाम है तो वी विल हैव अ क्विक रिवीजन। मैं ये वीडियो अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पे। हालांकि ये वो वाली वीडियो तो नहीं है जिसमें आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न कर पाओ या नोट्स बना पाओ, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और मैंने वो वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है हालांकि, बट दिस इज जस्ट एंड जस्ट फॉर यू नो वन शॉट काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें आप लोग एंड टाइम पे रिवीजन करना चाहो पूरे चैप्टर का एक साथ, तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक और अपनी अपनी पेंसिल्स अपने पास रखना। हमने लास्ट टाइम जब ये क्लास में टॉपिक चलाया था, उससे रिलेटेड जितनी भी काम की चीज़ें हैं, आई विल मेक यू हाईलाइट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। पुरानी टेक्स्ट बुक वाले अपना कंटेंट अपने पास रखें, नई टेक्स्ट बुक वाले अपना कंटेंट। दोनों के अंदर एक एक टॉपिक कॉमन होगी, जैसे कि जो मेन टॉपिक्स हैं वो कॉमन होंगी, कुछ कुछ चीज़ें सेम होंगी, कुछ कुछ चीज़ें नई टेक्स्ट बुक में ज़्यादा हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरेशन, चैप्टर नंबर 2, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। पुरानी टेक्स्ट बुक के अंदर ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के नाम से जाना जाता था, तो इट्स सेम फॉर बोथ, फॉर मैनी ऑफ द टॉपिक। स्टैंडर्ड 9th साइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सप्लोरेशन, दैट इज द न्यू टेक्स्ट बुक। उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 है ये, चैप्टर नंबर 2, और बोला जाएगा दोनों केस में उसको सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला जाएगा। दोनों को, दोनों के अंदर इसके अंदर लिखा है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। पुरानी टेक्स्ट बुक में इट यूज्ड टू बी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन मैं आप लोगों को रिकॉल कराता हूं। आप लोगों को कई सारी चीजें याद होनी चाहिए, नहीं भी तो मैंने आपको पढ़ने का टाइम दिया था, इतनी देर में आपने रिकॉल कर ली होनी चाहिए। चलो, सबसे पहले इसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, तो लाइफ बहुत करोड़ों साल पहले कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई होगी, यानी ओरिजिनेट हुई होगी। तो उसके लिए इन लोगों ने एक पॉइंट दी है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, पहले ही पैराग्राफ में आपको ये सब मिल जाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। वर्डिंग थोड़ी अलग मिलेगी, लेकिन बातों का मतलब एकदम क्लियर कट सेम होगा कि सालों सालों पहले लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई थी हॉट स्प्रिंग से। कहां से ओरिजिनेट हुई थी? हॉट स्प्रिंग से। बोले तो वाटर बॉडीज से। कहां से? वाटर बॉडीज से। वो भी कैसी वाटर बॉडीज? तो क्या हॉट स्प्रिंग जैसी वाटर बॉडीज से, ना कि ओशियन से। एंड नॉट फ्रॉम ओशियंस, एंड नॉट फ्रॉम ओशियंस। खास करके ऐसा मार्क करके दिया कि भाई ओशियन से नहीं हुई थी, ये याद रखना, वो हुई थी गर्म पानी के स्रोतों से, यानी कि हॉट स्प्रिंग। सर इसके कोई एग्जांपल्स हैं? हाँ, इसके एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, जैसे पूगा वैली ऑफ लद्दाख। पूगा वैली, ये भी आपको पहले पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा। पूगा वैली ऑफ लद्दाख, इन सब जगह पे आपको हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे। उस हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पहली बार सबसे छोटे जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए थे। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने एक नया नाम दे दिया था। उसका मतलब भी मैंने आप लोगों को समझाया था। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेम किया गया था एज थर्मोफाइल्स। क्या बोला गया था इनको? थर्मोफाइल्स। इसका मतलब मैंने तुम्हें समझाया था। थर्मो का मतलब होता है रिलेटेड टू थर्मोमीटर। थर्मोमीटर रिलेट्स टू व्हाट? टेम्परेचर। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट हॉट थिंग्स, राइट? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, एक और बार पीछे मुड़ के देखा है ना तो उधर आके मुंह तोड़ दूंगा। थर्मोमीटर से रिलेटेड मिलेगा आपको, यानी कि ये रिलेटेड मिलेगा आपको टेम्परेचर से। इसीलिए हमने ऊपर लिखा था हॉट स्प्रिंग्स। क्या लिखा था? हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। अब इसी के साथ साथ फाइल्स का मतलब, जैसे आप लोगों को पता होगा, फोबिया का मतलब क्या होता है? किसी चीज से डर, राइट? हम नहीं बोलते मुझे पानी का फोबिया है, मुझे हाइट का फोबिया है। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। मुझे वो डॉक्टर लगाते हैं वो सिरिंज, इंजेक्शन से डर है, फोबिया है उसका। तो फोबिया का मतलब होता है फियर। वैसे ही फोबिया का एक ऑपोजिट वर्ड होता है फिलिया। फिलिया का मतलब होता है लविंग। फिलिया का मतलब होता है लविंग। जैसे फोबिया का मतलब होता है डर या तो फिर रिपेलेंट, रिपेल करना, वैसे लविंग, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना। तो ये जो थर्मोफाइल कीड़े थे, थर्मोफाइल, वो गरम, थर्मोफाइल, थर्मो वर्ड केम फ्रॉम थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मेजर्स व्हाट? टेम्परेचर। विच टाइप ऑफ टेम्परेचर वी आर टॉकिंग अबाउट? हॉट टेम्परेचर। तो ये जो कीड़े थे उसको गर्म टेम्परेचर बड़े अच्छे लगते थे, और उस गर्म टेम्परेचर में ये पैदा हुए थे पहली बार। तो हम ऐसा बोल सकते हैं लाइफ पहली बार स्टार्ट हुई थी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से जो गर्म पानी के स्रोतों में पाए गए थे, और वो कीड़ों को एक नाम दिया गया, एंड द नेम वाज थर्मोफाइल्स, एंड द नेम वाज
थर्मोफाइल। फिर जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, कीड़ों में से और चीजें बनती गई, और बड़े इंसेक्ट बनते गए, और बड़ी स्पीसीज आती गई, छोटी मछलियां आई कीड़े मकोड़ों में से, फिर प्लांट्स, पहले प्लांट्स, फिर छोटे कीड़े मकोड़े, फिर और थोड़ी बड़ी स्पीसीज, और मछलियां, उनसे बड़ी मछलियां, अलग अलग टाइप के आपको डिफरेंट डिफरेंट क्रीचर्स मिलते चले गए। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं फिर धीरे धीरे लाइफ बड़ी होने लगी। तो हमने इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया इनटू 2 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? और वो 2 पार्ट्स थे डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी सेल्स डू दे हैव, हाउ मेनी सेल डू दे हैव। तो देर 2 क्लासिफिकेशन निकल के आई उनकी, एक आई यूनिसेल्यूलर और एक आई यूनिसेल्यूलर एंड दूसरी आई मल्टीसेल्यूलर। व्हाट यू मीन बाय यूनिसेल्यूलर? यूनि मीन्स वेरी गुड, यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन या तो फिर सिंगल। एक इकलौता सेल है, एक इकलौता सेल है विच हैज टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस, ऑल दी खाना पीना टें टें XYZ सब इसे करना है, ठीक है। ग्रोथ यही करेगा, रिपेयर यही करेगा, खाना यही खाएगा, रेस्पिरेशन यही करेगा, डाइजेशन यही करेगा। ऑल द फंक्शंस आर टू बी कैरिड आउट बाय दिस सिंगल यूनिसेल्यूलर सेल। लेकिन मल्टीसेल्यूलर में ऐसा नहीं होता, जैसे वी आर मल्टीसेल्यूलर, हमारे केस में ऐसी चीजें नहीं होती। हमारे केस में कंडीशन थोड़ी अलग होती है। मल्टीसेल्यूलर के अंदर कैसा केस होता है कि भाई मोर देन 1 सेल होते हैं। तो हमारे सेल क्या करते हैं? वो ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रुप। ग्रुप बना के वो लोग क्या बना लेते हैं? टिश्यू। फिर हमारे जो टिश्यू है वो दोबारा ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं? आप ऑर्गेन भी लिख सकते हो, ऑर्गेनल। फिर ये ऑर्गेनल जो है वो भी ग्रुप बना के बनाते हैं एक ऑर्गेनल सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनल सिस्टम। और उसी ऑर्गेनल सिस्टम को हम आगे जाके बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? अब उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स आपने बनाए, ये ऑर्गेनल सिस्टम के अंदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट है, मैं लिख रहा हूं ऑर्गन्स ब्रैकेट डिफरेंट, जितने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, उन सबके डिफरेंट डिफरेंट। जैसे आप अपने नाक से खाना नहीं खा सकते, वैसे ही इस तरीके से आप आंखों से सुन नहीं सकते, कानों से देख नहीं सकते, बट ऑल दीस आर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ योर ऑर्गेनल सिस्टम, या तो प्यार से बोलूं बॉडी। ये आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को कैरी करते हैं। जैसे कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, विजुअलाइजेशन, ऑडियो, इस तरीके से ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मींस स्मेल, ऑर्डर, ऑल्फैक्टरी, माउथ से ईटिंग, पेट से डाइजेशन। सो फॉर ऑल डिफरेंट लाइफ लिविंग फंक्शंस यू हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स। कहां से आए? तो क्या ऑर्गेनल सिस्टम पूरा कहां से आया? तो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से। ऑर्गन कहां से आए? तो कि डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के ग्रुप से। अब टिश्यूज कहां से आए? तो कि सेल से। तो फिर से घूम फिर के आ गए कि भाई सेल क्या होता है। तो सेल जब पहली बार फर्स्ट टाइम सेल क्या होता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो सेल क्या होता है? तो सेल होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे कि अगर आपने कोई एक इमारत बनाई है तो उसके अंदर जो एक ब्रिक काम करती है, एक ईंट काम करती है, वही काम सेल करता है तुम्हारी बॉडी में। डिस्पाइट तुम्हारी बॉडी पूरी ऑर्गन से चलती है। देखो मैं ऐसे इशारे हाथ से करता हूं, पर ये हाथ को भी पूरा चलाता है सेल का झुंड, क्योंकि वो बनाता है टिश्यू, फिर वो बनाता है मेरा ये हाथ, ठीक है। तो अभी भी सेल जो है वो है मेरा बेसिक फंक्शनल यूनिट। क्या है? सेल मेरा बेसिक फंक्शनल यूनिट। तो यही सारे फंक्शंस को कैरी करता है। तो ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है। इसको पहली बार एक साइंटिस्ट ने देखा था, उसको पहली बार एक साइंटिस्ट ने देखा था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। लिखने के लिए स्पेलिंग में आप लिखोगे हुकी ताकि आप गलत ना करो, और प्रोनाउंस करने के लिए आप बोलोगे रॉबर्ट हुक। क्या बोलोगे? रॉबर्ट हुक। उसने पहली बार क्या किया, उसने एक पेड़ होता है ना, ट्री, उसको ऐसे नहीं, उसके वो छिलके निकल रहे होते हैं, उसको बोलते हैं उसका बार्क। तो उसने एक बार्क ले लिया फ्रॉम अ ट्री, ट्री का उसने क्या ले लिया? टुकड़ा ले लिया, बार्क ले लिया, और उसको उसने माइक्रोस्कोप, जो कि उसने खुद ने बनाया था, माइक्रोस्कोप वो भी खुद का बनाया हुआ, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप को लेके उसके ऊपर ये बार्क ऑफ ट्री को लेके स्टडी करना चालू किया। तब उसने ऐसा बोला, भाई मुझे कुछ है ना अंदर ऐसा दिख रहा है। तो व्हाट इट इज, वो बोल रहा है मुझे अंदर छोटे छोटे रूम दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? छोटे छोटे रूम्स दिख रहे हैं मुझे अंदर, टाइनी टाइनी
रूम्स दिख रहे हैं, उस रूम्स को उसने नाम दे दिया मुझे टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, और कंपार्टमेंट्स के बाद उसने उसको फाइनली नाम दे दिया सेल्स। क्या नाम दे दिया? सेल्स। उसकी भी एक लॉजिकल स्टोरी दी हुई है अकॉर्डिंग टू द लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस। इनको उस लैंग्वेज में काफ़ी कुछ अलग अलग बोला जाता है। चलो आओ टेक्स्ट बुक ले लो अपनी अपनी, फर्स्ट पैराग्राफ ले लो न्यू टेक्स्ट बुक वाले, बाकी पुराने टेक्स्ट बुक वालों को एज सच कोई लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे। देखो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर दिया है थर्ड लाइन में, इन स्मॉलर वाटर पूल्स लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स, दिखा, विद चेंजिंग एनवायरमेंट रेदर देन इन ओशियंस। ओशियंस में बनी नहीं है लाइफ, लाइफ ओशियन से बनी नहीं है। हॉट स्प्रिंग्स, देखो उसी के बाद लिखा है हॉट स्प्रिंग्स, और उसी के नीचे लिखा है इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग ऑफ पुगा वैली इन लद्दाख। देखा सबने? पुगा वैली ऑफ लद्दाख, ये हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ मेंशन करके रखा है। चलो उसके बाद हाँ दूसरा, मेंटेनिंग वेरी हाई टेम्परेचर नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इवन इन कोल्ड क्लाइमेट। जब ठंडा बाहर का एनवायरनमेंट हो तभी भी जिस पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहता हो, ऐसी जगहों पे लाइफ पहली बार ओरिजिनेट हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, जिसको मैंने आगे ऐसे लिखा है मिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है। उसके बाद द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया, दैट वाई दे आर नोन एज थर्मोफाइल्स एंड दे आर बेसिकली यूनिसेल्युलर। तो क्या होते हैं यूनिसेल्युलर? कि जो पहली बार कीड़े मकोड़े यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीड़े मकोड़े तो नहीं बोलेंगे, वो तो इंसेक्ट में आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो कीटाणु है, ये हमें पहली बार जब मिले थे, लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब पहली बार मिले थे, उनके अंदर एक सेल था, तो वहां से हमने उनको दो कैटेगरीज में डाल दिया, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। फिर उसके बाद जो तीसरा सेकेंड पैराग्राफ जो आपको दिया हुआ है, साइंटिस्ट फ्रॉम बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, उन लोगों ने पहली बार ऐसा पाया गया कि इनके आसपास है ना एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। किसकी लेयर बन जाती है? कैल्शियम कार्बोनेटेड लेयर, यानी कुछ नहीं, लाइमस्टोन। क्या? लाइमस्टोन, जो उसे प्रिजर्व करके रखते हैं सालों साल तक। तो इस तरीके से पहली बार कोई मेम्ब्रेन बनी थी। तो देखो उस पैराग्राफ के लास्ट में लिखा है फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, पहली बैरियर बनी थी जिससे एक सेल दिखने लगा, ये वाली मेम्ब्रेन्स बनी थी जिससे एक सेल प्रॉपरली दिखने लगा, जो डिफाइन करने लगा एक सेल को। फिर आ गया एक फाइनल लाइन थर्ड पैराग्राफ में, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब सेल कैन बी ऑफ टू टाइप, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, वो उस पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे ऑफ दिस चैप्टर ऐसा दिया हुआ है, सेकंड पेज ऑफ दिस चैप्टर एंड द फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें ऐसा दिया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, ऑर्गेनल सिस्टम बनता है, बॉडी बनता है, सब बनता है सेल से। किससे बनता है? ओके। उसके बाद नीचे दिया है हाउ टू स्टडी सेल्स। अब हाउ टू स्टडी सेल्स, इसके अंदर छोटी सी एक चीज, एक पैराग्राफ दिया है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं बोर्ड पे। पहले उसके नीचे देख लो, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पेज, रॉबर्ट हुक was the first person to observe the cell in 1665। उसने कौन से ईयर में ये किया था डिस्कवर? 1665। ओके, 1665 यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप केपेबल ऑफ 200 to 300x। x मतलब जूम, उसकी कैपेसिटी थी किसी भी चीज को 200 टाइम्स या 300 टाइम्स बड़ा दिखाने की। गजब। पर आजकल तो इट इज़ वेरी कॉमन, बट ये बात है 1665 की। जस्ट कंसिडर राइट नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी 2026। आजकल ऐसा हो गया है, हाँ फ़ोन में ही 200-300 मेगापिक्सल मिल जाते हैं। उस टाइप पे माइक्रोस्कोप के होते तो कोई बात नहीं। तो अब हमारे पास माइक्रोस्कोप का भी बाप है, वो देखो आपको नीचे के पेज में, यानी कि थर्ड पेज में दिख रहा है। एक कॉमन माइक्रोस्कोप के नीचे भी आपको एक कंप्यूटर से जुड़ी हुई एक स्क्रीन दिख रही है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप का नेक्स्ट वर्जन विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब उसके ऊपर पूरा थीसिस नहीं सुनाऊंगा, लास्ट क्लास में समझाया था, और ज्यादा डिस्कस करेंगे तो पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा। बस ऐसा समझ लो ये कोई और चीज है जो तुम्हें 200-300 के बदले 2000 से लेके 3000x तक का जूम दे सकती है। ऐसा कोई फोन या कोई कैमरा दे सकता नहीं है, पर ये यूज करती है इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, यानी लाइट के कैरियर्स को। लाइट जो होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से चलती है। उस कंसेप्ट को यूज करके जो माइक्रोस्कोप बनते हैं उसकी बात हो रही है। तो वो 200-300 के बदले 2000-3000 तक पहुंचा देते हैं, पर उस टाइम पे इट वाज अ वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट। अब जो 2.1 में है, एक्सक्यूज मी, अब जो 2.1 में है वो एक बार रीड करो फर्स्ट पैराग्राफ। क्या बाहर से है, थोड़ी बाहर से। तेरा हो गया है प्रैक्टिस? जाना है घर पे? कोई डाउट है? ठीक है, हो तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। तू जा, तू फ्री छोड़ दे तुझे, खाली यहाँ से जाना, यहाँ से कहीं से चले जाना, थोड़ी सी स्पेस कर देना। चलो, हाउ टू स्टडी सेल्स, उसके फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ह्यूमन आई की लिमिट दिखाई है।
अब ह्यूमन आई की लिमिट है ना, आपको स्टैंडर्ड 10th में खास पढ़ाई जाती है, ये 9th की नई टेक्स्ट बुक के अंदर जल्दी आ गया, वरना 10th स्टैंडर्ड में हम पहली बार पढ़ते हैं। क्या होता है इसके अंदर, हमारी एक नियर पॉइंट होती है और एक फार पॉइंट होती है। आप लोगों को जान के थोड़ा सा ऐसे वियर्ड लगेगा बट मस्त है, एक एग्जांपल दिया है कि नियर पॉइंट जो होती है उसका मतलब क्या है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप 2 पॉइंट्स बनाओ बोर्ड पे, देखो ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं सभी को, अरे हाँ क्या ना, फिर उन थोड़े पॉइंट्स को नजदीक लेके आओ, अभी भी 2 दिख रहे हैं, फिर मैं उसको थोड़ा और नजदीक लेके आता हूँ, अब 2 दिख रहे हैं, अब मैं उसको और नजदीक लेके आ रहा हूँ, अब 2 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं 2, हाँ बस, तो वही लिखा है बुक में कि एक टाइम ऐसा आएगा आपको वो 2 पॉइंट से ना 1 लगने लगेगा, आपको वो पॉइंट 2 1 लगने लगेंगे। उससे जो अपनी ह्यूमन आई है उसकी एक रेंज बनाई गई कि ह्यूमन आई को कोई भी चीज क्लियरली देखने के लिए नजदीक की एक रेंज है और एक फार की रेंज है। नजदीक की रेंज रखी गई 25 सेंटीमीटर, कितनी रखी गई 25। तो हमारा नियर पॉइंट बनाया गया 25 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि उससे नजदीक रख के कुछ देखोगे ना तो तुम अंधे नहीं हो, पर तुम्हें कुछ पढ़ा भी नहीं जाएगा। जैसे कि अभी कोई बुक है या मैं अपने टैब में से कोई कंटेंट देख रहा हूं, पर अगर मैं उसको ऐसे अड़ा दूंगा तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या है, बट मुझे इसको थोड़ा एटलीस्ट दूर रखना पड़ेगा। तो तुम्हारी स्केल होती है ऐसे 15 सेंटीमीटर की छोटी सी, ऐसा समझ लो उसके डबल द डिस्टेंस पे आप जब कोई चीज रखते हो तब आपको एक डिस्टिंक्ट क्लियर विजन आता है। कई बार नहीं वो लोगों को पढ़ा ही नहीं जाता, फिर ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं, देखा है, दे डू लाइक दिस। जब वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते फिर वो चश्मे वश्मे लगाते हैं, या तो उससे पहले वो ऐसे करते हैं, क्या लिखा है, जानबूझ के ऐसे दूर करते हैं। और जब क्लियर पढ़ना है तो पास लाओ, नहीं, इंसानों की देखने की नियर की क्लियर पॉइंट की एक विजन की एक रेंज है एंड दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब ऐसी तरीके से बात आएगी फार पॉइंट की कि सर दूर से दूर कहां तक देख सकते हैं, ये देखो सर वो वहां पे 10 बिल्डिंग्स दिख रही है पर उस 10वीं बिल्डिंग पे कौन खड़ा है ना वो नहीं दिख रहा, तो हमारी रेंज इतनी होगी। नहीं, तुम्हारी रेंज दूर की देखने की है इनफाइनाइट। सर क्या फेंकते हो, वहां पे 10वें माले पे कौन खड़ा है मुझे थोड़ी दिख रहा है, तो मेरी रेंज कैसे इनफाइनाइट। चांद तारे दिखते हैं ना, चांद तारे दिखते हैं ना, तो वो तो हमसे लाइट ईयर्स अवे हैं, तो भी दिख रहा है ना। तो तुम्हें क्लियर देखने की बात नहीं कर रहे फार विजन में, फार पॉइंट में वो सिर्फ बात कर रहे हैं रेंज कितनी है, तो क्या रेंज है इनफाइनाइट, रेंज है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आपकी रेंज आ गई फार पॉइंट की कितनी, इन्फिनिटी। ये सब उस पेज पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, बाकी बाद में रॉबर्ट हुक के बारे में दिया हुआ है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। देन नेक्स्ट पेज, सर ये इसके पिछले पेज पे एक टेबल चार्ट बना के दी हुई है। हाँ वो बता रहे हैं आपको कौन सी चीजें कितनी छोटी होती है से लेके बड़ी 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 होते होते कितनी बड़ी हो सकती है। देखो सबसे छोटी चीज आपको दिखाई है एक एटम की, एटम की साइज दी है आपको 0.1 नैनोमीटर, कितनी दी है 0.1। हाँ वहां से लेते लेते बढ़ते बढ़ते अलग अलग चीजें दी हैं और सबकी अलग अलग साइज है अप टू 1 किलोमीटर, अप टू 1 किलोमीटर। आपको अलग अलग साइज दिखाई गई है कि भाई 100 मीटर की कोई चीज देखनी हो तो आपको ऑलमोस्ट एक रॉकेट देख लेना चाहिए। क्या देख लेना चाहिए, रॉकेट। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ अंडरलाइन कराया था। ऐसा होगा तो नेसेसरी होगी तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ये अंडरलाइंड पीडीएफ को अटैच कर दूंगा, ठीक है, सिर्फ इतने इस चैप्टर के पेजेस वाली अंडरलाइंड पीडीएफ को अटैच कर दूंगा। देन उसके बाद आते हैं 2 माइक्रोस्कोप, एक आता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इन दोनों के अंदर कौन सी लेंसेज यूज करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने तुम्हें उस टाइम पे समझाया था। अभी के लिए समझ लो बस ये कुछ ऐसी चीज है जो कोई चीज को 200-300 गुना बड़ा करके दिखाती है, जो रॉबर्ट हुक ने पहली बार यूज की थी सेल देखने के लिए। क्या देखने के लिए, सेल देखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, थोड़े पेजेस के आगे, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, सेल कैसा दिखता है। तो बोला सेल के अंदर एक बाहर एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल का मतलब है कि अगर सेल ऐसा है तो उसके अंदर बीच में एक न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू में पानी भरा हुआ है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और उसी के अंदर कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स और भी तैर रहे हैं जिसको अभी अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसको पहली बार जब डिफाइन किया गया तो सबसे पहली बात की गई सेल के वॉल की। किसकी बात की गई, सेल के वॉल की। किसकी बात की गई, सेल के वॉल की, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, हाँ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका ये निकनेम्स है। क्यों सर ऐसा नाम रखा है, क्योंकि ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव, हाँ अंदर जाने देने की तो बात अलग है। सिलेक्टिव का मतलब होता है कि कुछ कुछ चीजें, जैसे तुम लोगों में से मैं सिलेक्ट कर लूं 2-3 बच्चों को, मतलब सिलेक्टिव, बराबर। उसके अलावा मेम्ब्रेन यानी कि एक छल्ली, जैसे कि आपने चाय बनते देखी है, घर पे सबके चाय बनती है एवरीडे, फिर जब वो कप में डालनी होती है तो हम एक छन्नी रखते हैं, तो उससे चाय तो नीचे आ जाती है लेकिन चाय पत्ती अंदर ही रह जाती है,
राइट, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। आई विल ओनली परमिट द लिक्विड टी टू गो बट नॉट दैट चाय पत्ती, राइट। सो बेसिकली वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है, ये नेसेसरी सब्सटेंस को अपने अंदर आने देती है, अपने अंदर आने देती है, जैसे कि कुछ कुछ चीजों को अपने अंदर आने देती है, जैसे कि मैंने तुम्हें पढ़ने का टाइम दिया ना, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, किसको किसको अंदर आने देती है, और कुछ, वेरी गुड, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर, ऐसी कुछ कुछ चीजों को ये अंदर आने देती है। फिर तुम बोलोगे भाई मुझे बैक्टीरिया अंदर डालना है, तो ये बोलेगा नहीं मैं नहीं आने दूंगा। वायरस अंदर डालना है, मैं वेस्ट मटेरियल अंदर डालना है, तो बोलेगा नहीं मैं नहीं आने दूंगा। ऐसे ये कई सारी चीजों को बाहर भी निकाल देती है। वो क्या होते हैं, कई सारी, हाँ, मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। सर व्हाट इज दिस मेटाबॉलिक वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब होता है जो तुम्हारी बॉडी डे टू डे प्रोसेस में बनाती है। हमारी बॉडी पूरा टाइम पे मेटाबॉलिज्म, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ मुझे पसीने हो रहे हैं, तो दैट इज वन टाइप ऑफ स्वेट विच आई एम रिलीजिंग राइट नाउ, तो दैट इज एक्सेस वाटर विच माई बॉडी इज रिलीजिंग, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी जो हीट मारती है पूरा टाइम, हम बैठते हैं, ये भी एसी बंद कर दो तो इधर पूरे में गर्मी हो जाए, तो गर्मी कहाँ से है, तुम लोगों की सबकी बॉडी ने हीट रिलीज की, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। हम दौड़ के आते तो हम गर्म नहीं हो जाते, जस्ट लाइक दैट। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल देती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें इस पेज पे लिखी हुई है, फिर धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल आएंगे। लाइक क्या क्या आएगा, पहले तो पानी जिसके अंदर ये सारे ऑर्गन तैरते हैं उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, फिर इसके अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पढ़ेंगे, जैसे ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेक्टिकुलम नहीं, रेटिकुलम। वो दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ। पढ़ लिया ना तुमने, और मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए तुम्हें ऐसे रिवाइज करा रहा हूं। जो बच्चा ये वीडियो पहली बार देख रहा है उसके लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ठीक है। तुम लोग पढ़ चुके हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, स्मूथ और, तो स्मूथ को बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है रफ, तो उसको बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, फूड वैक्यूल्स जिसका काम होता है खाली फूड बना के उसके अंदर स्टोर करके रखना, खाली बड़े बड़े अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं जो खाली चीजों को स्टोर करने के काम आते हैं। दूसरे आते हैं गोल्गी अपैरेटस। क्या आते हैं, गोल्गी अपैरेटस, जिसका काम होता है प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज हुए हैं उनको पैकेजिंग करके देना। क्या करके देना, पैकेजिंग करके देना। एंड मैनी मोर, छोटे छोटे और बहुत सारे आएंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, सेल मेम्ब्रेन के नीचे तुमको एक एक्सपेरिमेंट देके दिया है। उस एक्सपेरिमेंट में एक चीज आपको देखो, 3 डायग्राम दिए गए, वो पोटैटो का एक पीस लेके 2 अलग अलग टाइप के लिक्विड्स में डालने का आपको बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं पहले उनका वेट देख लेना और बाद में उनका वेट देख लेना। बीकर A अलग रखना, बीकर B अलग रखना, एक के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन रखना और एक के अंदर शुगर सॉल्यूशन रखना। लास्ट में आप ऐसा देखना कि बीकर A में से जो चीज़ होगी वो फूल जाएगी और जो बीकर B में जो चीज़ होगी वो श्रिंक हो जाएगी। इससे आप लोग क्या नोट करते हो, तो इसके ही अंदर वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा जो मैंने अभी जब बाकी बच्चों का पेपर था साइंस का, तब मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक करवाया था, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो यहीं से वो एक टॉपिक आ जाता है, ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन। होता काइंड ऑफ सेम थिंग है, लेकिन देयर इज वन डिफरेंस। अगर डिफरेंस नहीं होता तो 2 नाम क्यों देते, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इसके अंदर ज्यादा इजी कंसेप्ट होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है हर चीज जाएगी फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो एक टंकी है जिसमें पानी है, ठीक है, दूसरी टंकी है जो खाली है। तो जब भरी हुई है और जो खाली है, अगर उन दोनों के बीच में मैं एक पाइप कनेक्ट कर दूं, क्या कनेक्ट कर दूं, पर अगर उन दोनों को मैं सेम लेवल पे रखूं तो थोड़े टाइम में दोनों में पानी सेम हो जाएगा। इसमें नहीं है तो इसमें आ जाएगा, पर दोनों थोड़े टाइम में कैसे हो जाएंगे, सेम। अब क्या पानी का फ्लो होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि कोई हायर कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, कोई लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है। पर मान लो मैं इस टंकी को खाली थोड़ा ऊपर उठा दूं तो क्या होगा, तो यहां से सारा पानी इधर आने, अरे दोनों में सेम था तो भी, हाँ, क्योंकि अब हायर कॉन्सेंट्रेशन है। काई का हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हाइट का, काई का हाइट का। तो इस तरीके से कोई भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन अगर अलग होगा, कोई भी चीज का अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा, क्या हुआ, गजब लोग हैं। कोई भी चीज का अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा तो ये चीज का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन चीज का अगर अलग हुआ तो जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में है वहां से चीजें फ्लो करेगी टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो सर ये वो जो पोटैटो वाला एग्जांपल है उसमें क्या सिखाया है, वो थोड़ी देर में ये हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन को बाजू में तीसरे
बोर्ड के 4 पार्ट्स करेंगे हम, तो थर्ड पार्ट पे हम सीख लेंगे। तो सर ये ऑस्मोसिस में क्या होता है? सेम, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सर ये तो चीटिंग है, क्योंकि इसमें भी अगर यही चीज होता है तो ये तो दोनों सेम हुए, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है, यहाँ पे भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही जाना है, बट सिर्फ वाटर को, ओनली वाटर। इसमें ऐसी लिमिटेशन नहीं है, इसमें एनीथिंग कैन गो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। जैसे कि एक फालतू एग्जांपल देता हूं, बट आपको समझ में आ जाएगा, समझने के लिए इट इज परफेक्ट। सपोज मैं यहाँ पे, आपको पता है मुझे चाय पीने की बड़ी आदत है, मुझे चाय पीने का बड़ा शौक है, तो सपोज मैं अभी यहाँ से बाहर से चाय मंगवाता हूँ और मैं मेरे कप में यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखते ही आपको धुएं निकलते हुए दिखेंगे, दैट मीन्स वो चाय अभी अभी गैस पे गर्म हुई है, ठीक है, गर्म हुई है, और यहाँ पे एसी चल रही है एकदम हाई कूल पे, मतलब यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इस रूम में मेंटेन्ड है, ठीक है, 16 डिग्री का, और चाय बन के आई है गैस पे 50, 60, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे चाय उकड़ के एकदम उबल के आई है इधर, तभी इधर रखिए तो उसमें से निकल रहा है धुआं। तो क्या हो रहा है? 16 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है कि 50? 50 ज्यादा क्या है? हायर। कूलर नहीं पूछा मैंने, हायर, मैथमेटिकली न्यूमेरिक वैल्यूज में से विच इज हायर? 50। तो क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा। क्या होगा? हीट का, यहां से लेके यहां, मतलब कप के अंदर से लेके इस एनवायरमेंट में, तब तक होगा जब तक इसका टेम्परेचर भी क्या नहीं हो जाता? 16। क्या नहीं हो जाता? क्योंकि मैंने बताया था ना, पानी दोनों कंटेनर सेम हो जाएंगे तो रुक जाएगा, तो रुक जाएगा। तो अब ये समझना है, इसी को लेके एक फनी एग्जांपल टीचर्स ऐसा भी देते हैं और पूछते भी है क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, कि अगर क्या होगा मैं चाय इधर आधा घंटा रख दूं, तो जनरल आंसर है, तुम लोग सब क्या आंसर दोगे? आधा घंटा चाय रखूं तो क्या हो जाएगी? ठंडी। देखो क्या आंसर दिया तुमने? ठंडी। हाँ तो कोई बात नहीं, 2 घंटे रखता हूं तो बर्फ जम जाएगी ना, है? गर्म से ठंडी हो गई आधे घंटे में, तो 2 घंटे रख देता हूं तो बर्फ जम जानी चाहिए ना? क्यों? ऐसे कैसे? थोड़ी देर तक लॉजिक चल रहा था, फिर नहीं चल रहा, अब थोड़ा हो, ऐसा थोड़ी होता है, बताओ। नहीं, पर क्यों? वेरी गुड, टेम्परेचर सेम हो गया सर, उसके बाद कोई हीट का फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही ये है, हायर टू लोअर। अब कोई हायर है ही नहीं, वो ठंडी तब तक ही हो रही थी जब तक वो ज्यादा गर्म थी। जब 16 ही हो गई जितनी इधर है, तो अब का चेंज, अब तो इक्वल पे आ गए, तो नो हायर नो लोअर, तो फिर नो फर्दर कूलिंग, नो फर्दर कूलिंग, नो फॉर्मेशन ऑफ आइस। हाँ बड़ा कि उसको फ्रिज में रख दूं तो हो जाएगा, क्यों? फिर से वहीं पे ये दिक्कत है, फिर वहां पे ये गर्म है, फ्रिज के अंदर तो माइनस में टेम्परेचर है, तो फिर से ये अपना टेम्परेचर रिलीज करेगी, किसको? फ्रिज को, और फ्रिज उसके साथ क्या करेगा? बैलेंस करने की ट्राई करेगा, और बैलेंस तब होगा जब ये भी -4 पे पहुंच जाए। अब जब ये भी -4 पे पहुंच जाएगी तो 0 डिग्री पे तो बर्फ जम जाती है, तो अब ये अच्छी खासी तगड़ी गाड़ी बर्फ वाली चाय हो जाएगी, जो तुम लोग पीना, मैं तो नहीं पीने वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल था, वो तो खत्म हो गया, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। जब चाय के केस की बात थी तब क्या चेंज हो रहा था? टेम्परेचर। क्या चेंज हो रहा था? वो पानी नहीं है तो उसको डिफ्यूजन बोलेंगे, उसको आप ऑस्मोसिस बोल सकते नहीं हो, आपको उसको ऑस्मोसिस बोल सकते। नाउ सी दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर टेक्स्ट बुक, ये परफेक्ट वर्ड टू वर्ड आपको मैच करवा दूं टेक्स्ट बुक के अंदर। आपको एक ये पेज दिया होगा, ये वाला, एवरीबॉडी, उसमें ये 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं, देखो उसमें देख, जहां ऑस्मोसिस लिखा हुआ है उसके ऊपर वाली लाइन से, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है जब पानी का मूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। जो मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें यहाँ और अच्छे से समझाने वाला हूँ अभी, ऑस्मोसिस के टाइप्स के थ्रू मैं तुम लोगों को ये एक्टिविटी सिखाने वाला हूँ। देखो ये वाली एक्टिविटी के ये जो 3 ड्राइंग्स है ना, वो इस 3 ड्राइंग्स के सिमिलर है, तो वो 3 ड्राइंग्स और ये ड्राइंग मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? बट इससे एक सिमिलर प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, बच्चे उसमें कंफ्यूज ना करें, इसलिए देखो नीचे वही वर्ड के लिए भी दिया हुआ है डिफ्यूजन। देखो नीचे देखो, ग्रेड 8 के आगे लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंटरमिक्स ड्यू टू अ डिफरेंस इन देयर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बाद देखो उसका डिफरेंस डेफिनेशन लिखा है, इट इज द नेट मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स from a higher concentration to but net movement of गधो, net movement of particles, net movement of अब वो किसी के भी हो, हीट के हो, कोई पानी के हो, कि किसी और चीज के हो, but everything will move। सर कोई और एग्जांपल दो ना। ये रहा एक लाइव एग्जांपल, सबसे लाइव एग्जांपल, इधर मेरे को मजा आती है ऐसे लाइव टू लाइव एग्जांपल देना। ये मेरा ऐसा एक सब्सिडरी माइक है जो फिलहाल एक पावर बैंक की हेल्प से चार्ज हो रहा है, तो व्हाट कैन यू सी?
वेरी गुड। अभी इसके अंदर 10,000 mAh की चार्जिंग है और इसके अंदर अभी चार्जिंग खत्म हो गई है तो दोनों के अंदर बैटरीज, बट फिलहाल ये बैटरी 0 पे है, ठीक है, और ये 10,000 पे है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10,000। 10,000 माइनस 0 गिव्स यू 10,000, so there is a difference. So where it is high here, so everything flows from higher concentration to, so that is an example of diffusion. ये थोड़ी वाटर है, तो जब पार्टिकल्स का ट्रांसफर, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, कोई भी दुनिया की चीज का एग्जांपल ले लो जो हायर से लोअर में जा रही हो तो उसको क्या बोलते हैं। बट अगर वही चीज स्पेसिफिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो और वाटर को लेके ही हो तो उसको बोला जाएगा व्हाट, ऑस्मोसिस। क्या बोला जाएगा? तुम सबको पता है जनरली अभी अभी गर्मी का सीजन हमारा खत्म हुआ है, हालांकि अभी भी चल ही रहा है, ऐसा कुछ खास खत्म तो हुआ नहीं है, बारिश का कोई ठाक ठिकाना तो है नहीं। हालांकि हमारे अंबालाल भैया भी थोड़े रूठे हुए हैं, ठीक है, उनकी भविष्यवाणियां भी कुछ अच्छी काम नहीं कर रही है फिलहाल, कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे, अंबालाल की बातें कर नहीं, मस्ती कर रहा हूँ, कॉपीराइट तो क्या ही आएगा उनको। चलो, सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज अभी अभी जो सीजन गया दैट इज समर, ठीक है, तो भयंकर समर के टाइम पे वो ग्लूकॉन डी की आपने ऐड वगैरह देखी होगी, वो सन हमारे अंदर ऐसे स्ट्रॉ डाल के पानी खींच रहा होता है, देखा है ना। फिर हम कुछ हो जाते हैं, वो टर्म बताना, फिर हम कुछ हो जाते हैं कि फिर हमें पानी ग्लूकोज सब पिलाना पड़ता है, हम क्या हो जाते हैं? वेरी गुड, हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो जब डिहाइड्रेशन होता है उसका मतलब है कि हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर, और वो जरूरत तुम पूरी कर पा रहे नहीं हो, वो जरूरत तुम पूरी कर पा रहे नहीं हो, तब तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मिनिमम 70% ऑफ वाटर रिटेंशन होना चाहिए वो फिलहाल नहीं है, तो तुम्हारी बॉडी अंडरगो हो जाती है डिहाइड्रेशन, फिर तुम्हें चक्कर आने लगते हैं, तुम्हें ग्लूकोज पिलाया जाता है, ORS पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, और लास्ट में व्हेन इट डजंट वर्क, जब ये सब कुछ काम नहीं करता तो सर हॉस्पिटल, ठीक है, वहां पे आप लोगों को चढ़ाया जाता है ड्रिप चढ़ाया जाता है, ड्रिप चढ़ाया जाता है। देखिए क्या बोला, पानी की बोतल चढ़ाई जाती है, वो पानी नहीं होता है, वो होता है, बोलते हैं कोई लोग उसको पानी बोलते हैं, कोई लोग उसको ग्लूकोज बोलते हैं, एक्चुअली इट इज सलाइन वाटर, नमक वाला पानी, एक्चुअली इट इज व्हाट, सलाइन वाटर। तो आप लोगों को नमक वाला पानी चढ़ाया जाता है, सलाइन वाटर। पहले वो डिस्टिल वाटर के छोटे छोटे बॉटल्स होते हैं व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट, पर जब वो आपको लगाना स्टार्ट करते हैं तब वो उसके अंदर एक इंजेक्शन मार के जाते हैं, मालूम हो तो, फिर वो पानी का पूरा कलर येलो येलो हो जाता है, फिर वो आपको चढ़ रहा होता है, आपको ऐसा लगता है वो ग्लूकोज नहीं इंजेक्शन, ठीक है, वो एक्चुअली होती है सलाइन वाटर की। किसकी? उसमें जरा सी भी इधर उधर चीजें हो जाए ना, टपक जाओगे, ठीक है, ऊपर वाले को प्यारे हो जाओगे, या तो फिर बहुत क्रिटिकल केस में आ जाओगे। वाई सो सर? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑस्मोसिस, जबरदस्त बड़ा रोल प्ले करता है। होता ऐसा है कि ये हमारा सेल है, मान लो उसके अंदर वाटर होना चाहिए। अब वैसे तो ये जगह साइटोप्लाज्म की है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। उस सेल के अंदर अपने अंदर वाटर रिटेंशन होना चाहिए, क्योंकि बॉडी में 70% पानी रखना है। तो सेल के अंदर का वाटर जब सन के डिहाइड्रेशन की वजह से कम हो गया है तो सेल बेचारा ऐसा सिकुड़ सा गया है, हाँ, श्रिंक हो गया है। अब तुमको उसको वापिस पानी देके, वापिस उसको तुमको पानी देके उसको उस मूड में लाना है। अब इसमें 2-3 दिक्कतें हैं। जो पानी आप बाहर से दोगे, जो पानी आप बाहर से दोगे, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हुआ, क्या हुआ, तो ये तुम्हारा सेल जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में आना था उससे भी ज़्यादा भयंकर हो जाएगा, फूल जाएगा। और अगर तुमने जो कॉन्सेंट्रेशन चढ़ा दिया और ये फूलते फूलते फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, तो हम मर जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन जो चढ़ाया वो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो ऑलरेडी श्रिंक था, और अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ कि एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, तो अगर बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो साला इसमें से भी पानी और बाहर निकल जाएगा, तो और श्रिंक हो जाएगा, तो फिर मर जाएंगे। तो सर करे तो करे क्या? ऐसे केस में आपको उसको एकदम बराबरी वाले कॉन्सेंट्रेशन को देना पड़ेगा। आइसोटोनिक पर वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि अगर एग्जैक्ट आइसोटोनिक हुआ ना तो मूवमेंट ही नहीं होगा, तो मूवमेंट ही नहीं होगा। तो इस सारी चीज़ों को जब आप 11th-12th में आ जाओगे तब आपको बहुत 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 डिटेल में सिखाएंगे। तब आपको ऐसा सिखाएंगे, ये पीछे नमूने बैठे हैं देखो 12th वाले जो अभी ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं MCQ के, उनको पता है ये कि ये सलाइन वाटर कितने कॉन्सेंट्रेशन का होता है, कितने कॉन्सेंट्रेशन, हाँ 0.9, कितना होता है 0.9% सलाइन वाटर होता है अंदर। तो पक्का है तुमको बाहर से ऑलमोस्ट 0.9 या तो फिर 1.0 का ही देना है। अगर बाहर से सलाइन वाटर जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला हुआ, कैसे कॉन्सेंट्रेशन वाला हुआ,
मान लो सीधा 1.2 या 1.5 तक पहुंच गया, तो धड़ाधड़ पानी आपकी बॉडी के अंदर घुस जाएगा और जो सेल ऐसा बनाना था उसके बदले ऐसा हो जाएगा, एंड फाइनली इट विल बर्स्ट। पहले ये क्या होगा, स्वेल, क्या होगा, एंड देन ये हो जाएगा बर्स्ट, क्या हो जाएगा, बर्स्ट। और अगर तुमने बाहर का कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से बहुत कम रख दिया तो 0.9 बड़ा हो जाएगा, एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो उल्टा और पानी बाहर आ जाएगा और इस बेचारे की सिचुएशन ऐसे के बदले ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अगेन इट विल श्रिंक एंड अगेन वी विल ट्राई। इन दोनों के दोनों केसेस में मरना नक्की है, इसीलिए हमें 0.9 से बहुत बहुत सिमिलर 1.0 के आसपास का ही 1.0, 1.1 इतने ही कंसंट्रेशन का पानी हमें चढ़ाया जाता है कि बस जस्ट नेट मूवमेंट हो पाए, और उतना ही चढ़ाया जाता है जितने से हम वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। हमारा सेल, हम नहीं, हमारा सेल वापस जितना वाटर रिटेंशन करता था उस पोजीशन में आ जाए। अब वही दोनों चीज़ें आपको देखो दो जगह पे दिखेंगी। नाउ इफ यू सी दैट पर्टिकुलर ड्राइंग, दिस वन, जब यहाँ पे सेल दिख रहे हैं, यहाँ देखो अभी सामने, जब यहाँ सेल दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, दोनों अंदर के 3-3 रेड डॉट्स को सेल से रिप्रेजेंट किया है। देखो दोनों की साइज सेम है। दूसरे केस में देखो ये जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं उसके कंपेयर में जो राइट साइड रेड डॉट्स हैं वो थोड़े फूले हुए हैं, दिख रहे हैं, स्वेल हो गए हैं। तो अब स्वेल हो गए हैं तो उसको मैं छोटा था तो ऐसे याद रखता था, इट इज जस्ट अ मेमोरी टिप, ऐसा कोई वर्ड फिक्स नहीं है। जब ये स्वेल हो जाते हैं एट दैट टाइम वी कॉल देम एज हाइपोटोनिक सिचुएशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। तो मैं उसको ऐसे याद रखता था, हिप्पो बड़े होते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, तब उसका नाम रखता है हाइपो, मैं ऐसे याद रखता था जस्ट। और दूसरा होता है हाइपरटोनिक। क्या होता है, हाँ, हाइपरटोनिक सिचुएशन, उसका मतलब होता है जब चीज़ें कैसी हो जाए, श्रिंक। तो देखो उसके अंदर जो तीसरा ड्राइंग आपको दिखेगा, उस तीसरे ड्राइंग में जो इनिशियल 3 सेल थे उसके कंपैरिजन में ये 3 सेल की साइज छोटी है। देखो इस 3 के कंपेयर में इस 3 की बड़ी है, लेकिन इस 3 के कंपेयर में इस 3 की छोटी है, और इस 3 में जितने थे उतने के उतने रहे। तो जब सेम टू सेम रहते हैं, तब हम उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, और जब छोटे हो जाते हैं तब क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। ठीक है। उसके बाद एक नया टॉपिक दिया हुआ है जो पुरानी टेक्स्ट बुक में नहीं होता था, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सर अब ये क्या भारी भरकम नया सा आ गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इतना बड़ा हैवी नाम। अब देखो सब लोग देखो उसके ड्राइंग को, अगर जिनके पास ये टेक्स्ट बुक नहीं है मैं उनको खाली एक बार ये दिखा दूँ, ऐसा कुछ ड्राइंग है। ठीक है, इट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, सर मोज़ेक का मतलब क्या होता है, जो टाइल्स आपके घर में लगती है ना उसको बोलते हैं मोज़ेक। क्या बोलते हैं, मोज़ेक। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ आपको बहुत इजी वे में। वहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये प्रोटीन और लिपिड्स की एक लेयर होती है जो बायमॉलिक्यूलर होती है, बायलेयर होती है, बायमॉलिक्यूलर नहीं बायलेयर होती है। बायलेयर का मतलब इसके अंदर 2 लेयर्स होती है, एक ऊपर एक नीचे। ये एक रेड लाइन और ये एक रेड लाइन दिख रही है, ये उसके बीच में ऐसे पूरा भरा हुआ होता है। अब 2 लेयर्स के बीच में है इसलिए उसका नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक लिपिड की बाय लेयर होती है, क्या होती है, वाटर रिपेलेंट टेल्स होते हैं और प्रोटीन एम्बेडेड। ये देखो उसके लिए भी मैंने तुम लोगों को एक मस्त तरीके से समझाया था। वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स होते हैं और वाटर रिपेलेंट टेल्स होती है अंदर की तरफ। ये एक्चुअली आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे सोप फॉर्मेशन। क्या पढ़ोगे, उसके अंदर आपको ऐसा सिखाएंगे, एक हेड होता है और उसके साथ होती है एक टेल। क्या होती है, टेल। ये जो हेड होता है इसको बोलते हैं माथा, हेड, और इसको बोलते हैं, इस पूछड़ी को बोलते हैं टेल। ये टेल जो है ना ये वाटर से बहुत भागती है तो उसको बोलते हैं वाटर रिपेलेंट। क्या बोलते हैं, रिपेलेंट। और ये जो है ना हेड, वो वाटर से बड़ा प्यार करता है तो उसको बोलते हैं वाटर लविंग। क्या बोलते हैं, वाटर लविंग। 10th में आओगे तो इसका भी नाम पड़ जाएगा। लविंग के लिए हम देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज करते थे, फाइल, तो यहाँ पे इसका नाम पड़ जाएगा हाइड्रोफिलिक। क्या नाम पड़ जाएगा 10th में, और उसको भागना है, डर लगता है तो उसमें नाम क्या आएगा, फोबिक। हाँ, तो इधर उसका नाम पड़ जाएगा 10th स्टैंडर्ड में हाइड्रोफोबिक, और इसका हाइड्रोफिलिक। किसका, हेड का हाइड्रोफिलिक, टेल का हाइड्रोफोबिक। पर तब वहाँ पे उसका कंसेप्ट और फंक्शन बहुत अलग होगा, पर फिलहाल आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो। आप सभी ने देखा है कभी कपड़ों पे दाग लग जाते हैं तो कैसे साफ होते हैं, जैसे कपड़े पे, अभी मान लो कि ये करके नहीं दिखाने वाला, खाली जस्ट इमेजिन कि इस पे इंक का दाग लग गया, तो अब क्या होगा, जब मम्मी घर पे ऐसे कपड़े धोएगी तो वो उसके अंदर डालेंगे डिटर्जेंट। क्या डालेंगे, तो सोप एंड डिटर्जेंट का ये एग्जाम्पल है। सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर होते हैं ये ऐसे बहुत सारे
छोटे छोटे ऐसे सेल्स, उसको बोलते हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं? या माइसेल्स या मिसेल्स, दिस इज द स्पेलिंग। वो अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है, माइसेल्स या मिसेल्स, ठीक है। इसका ग्रुप होता है। अभी फिलहाल इसकी पूरी चेन है हमारे पास, ऐसे लाइन में लगे हुए हैं। उस टाइम पे ये ऐसे गोल पेरीफेरी में लगे हुए होते हैं। तो उसका समझने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड वाला टॉपिक समझा दूँ ना तो ये भी समझ में आ जाएगा। उसमें ऐसा होता है दाग लग गया। अब इस दाग का देखो एक चीज़ दिक्कत वाली है, ये जो हेड है ये किसके साथ चिपका हुआ है? पानी के साथ। किसके साथ? और हेड और टेल कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो हेड के साथ क्या चिपका हुआ है? टेल। और टेल को किसी के साथ तो चिपकना पड़ेगा, तो वो चिपक जाता है किसके साथ? दाग के साथ। फिर क्या होता है देखो, अभी ध्यान से सुनना। एक बाल्टी ली, पानी डाला, उसमें दाग वाला कपड़ा डाला, उसमें डिटर्जेंट डाला, मम्मी ने ऐसे से अच्छे से उसको मिक्स किया ताकि क्या हो, सारी की सारी टेल जाके दाग पे चिपक जाए। सारी की सारी टेल जाके कहाँ चिपक जाए? दाग पे चिपक जाए। अब मम्मी जबरदस्ती ऐसे घिस घिस के रगड़ के लगाएगी ब्रश। क्या लगाएगी? तो ब्रश लगाते ही सबसे पहले क्या निकलेगा? पानी। क्या निकलेगा? पानी के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? हेड। हेड से क्या जुड़ा हुआ होगा? टेल से क्या जुड़ा हुआ था? दाग। हाँ, दाग या तो डर्ट, तो दाग निकल गया। ओके, कपड़े ऐसे साफ होते हैं? हाँ, ऐसे साफ होते हैं। तो वही सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर भी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जैसे। पर अभी फिलहाल के लिए वो सिर्फ प्रेजेंट है। देखो ये आपको एक हेड और एक टेल ऐसे दिख रहे हैं, बहुत सारे करोड़ों हेड और टेल। देखो ये दो लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ये दो लेयर्स है, इसलिए इसको बोलते हैं बाई लेयर। क्या बोलते हैं? अब इस बाई लेयर के अंदर आपको ऐसे करोड़ों दिखेंगे। देखो ये हेड और टेल, हेड और टेल, इधर नीचे दूसरा हेड और दूसरी टेल, ऐसे बाई लेयर। एक ऊपर भी हेड टेल वाली लेयर। ये जो जितने पिंक पिंक दिख रहे हैं ये सब हेड है, तो हेड के ऊपर टेल, ये ऊपर हेड है तो नीचे टेल। ऐसे आपको ये सारे प्रोटीन्स बन के दिए हुए हैं। और ये फ्लूइड है। क्या है? अंदर इसके क्या है? फ्लूइड। तो ये जैसे चाहे वैसे पलटी मार सकते हैं, घूम सकते हैं, सांप जैसे लहरा सकते हैं, पलटियां मार सकते हैं। जो एक्रोबैट्स कर रहे हैं, इनको कूद या फांदी करनी है, जैसे तुम लोगों को होता है ना क्लास में, बैठा नहीं जाता शांति से, कुछ ना कुछ सूझता रहता है, वैसे इसको भी होता है। ठीक है, तो ये भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं और दे आर फ्री टू डू दैट बिकॉज ऑफ देयर फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ देयर। सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट इन दिस इज टू नोटेट कि भाई दे आर इन अ प्रॉपर जियोमेट्री टाइप थिंग, सो वी कॉल इट एज, जैसे तुम्हारे घर में टाइल्स कैसे होती हैं प्रॉपरली रखी हुई, उसको बोलते हैं मोज़ेक। क्या बोलते हैं? और इसके अंदर भरा हुआ है फ्लूइड, इसलिए इसका नाम रखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम रखा? देखो वेरी नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिया होगा, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स, इट इज इन अ मोज़ेक, इट इज कॉल्ड मोज़ेक मॉडल। जैसे टाइल्स को एक मोज़ेक में, एक शेप में अरेंज करते हैं, तो ये भी एक शेप में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इसका नाम इस तरीके से रखा गया है। अब आते हैं छोटी छोटी चीजें, दैट इज सेल के पार्ट्स। उसके पहले भी एक एक्टिविटी की हुई है, एक चीक सेल को लिया है और एक पील ऑफ ओनियन को लिया है, दोनों के दोनों को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया है। दोनों के दोनों को माइक्रोस्कोप में स्टडी करके ऐसा देखा गया है कि एक की सेल वॉल एकदम डिफाइंड दिख रही है पर दूसरे की दिख रही नहीं है। उसको देखने के लिए उसके अंदर हम लोग 2-3 ड्रॉप्स मिथिलिन ब्लू स्टेन के डालते हैं। किसके डालते हैं? मिथिलिन। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है तो हमें दिखाई देगा नहीं। तो ये कलर देखने के लिए, ये जो जितना ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, ये जो ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मिथिलिन ब्लू स्टेन। क्या लिखा है? मिथिलिन ब्लू स्टेन। वो डाला जाता है ताकि आप माइक्रोस्कोप के अंदर, स्लाइड्स के अंदर उसको अच्छे से देख पाओ। फिर वो आपको बोल रहा है कि एक काम करो, यही सेम एक्सपेरिमेंट एक बार रोहियो लीफ पील के ऊपर भी करो। एक लीफ है उसके पील के ऊपर भी करो, आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल बाउंड्रीज दिखेंगी। फिर वो बोलता है रुको याद करो, थोड़ी देर पहले एक एक्सपेरिमेंट सिखाया था कि शुगर में और सॉल्ट में डालते हैं तो एक में श्रिंक होता है और एक में स्वेल। बोला वही सेम चीज इसके साथ भी करके देखो, शुगर के साथ डाल के देखो इन दोनों को, तो एक में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे लेकिन एक फटाफट श्रिंक होता चला जाएगा। बस उस तरीके से इसके अंदर ये चीज समझाइए। उसके बाद आता है सेल के सारे पार्ट्स। उसके बाद आते हैं सेल के सारे पार्ट्स। मैंने ऑलमोस्ट तो सबके फंक्शन ऊपर से बता दिए, बाकी के आपको खाली रीड करने हैं। कई सारे बच्चों को सिर्फ इधर तक आने वाला है, बाकी जिन जिन को पूरा चैप्टर आने वाला है उसमें मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बता दिया है। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम्स क्या करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम्स क्या करते हैं? बोलो बोलो। अगर फिर से इसके आगे का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे। इधर तक में मैंने तुम्हें सेल की सारी बातें बता दी। अब इसके बाद सारी चीज़ें क्या आएंगी? इसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो इसके बाद की सारी चीज़ें क्या कवर करेंगी, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। इसके बाद ऐसा आएगा कि सेल के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होते हैं? सेल, या तो सेल ऑर्गेनेल्स या तो सेल ऑर्गन्स। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएगी। सपोज ये मेरा कोई एक सेल है, ठीक है, ये उसका है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और उसको हम अगर बोल देते हैं एक सेल, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है,
इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, या तो फिर उसको बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये भी बताया ना मैंने आपको। इसके अंदर फिर आपको बहुत सारी और अलग अलग ऑर्गन्स मिलेगी, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम के, सुसाइडल बैग्स मिलेंगे किस नाम के? लाइजोसोम के नाम के। कई सारे ऐसे ऐसे स्टैक्स वाले स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको गोल्गी बॉडी के, जिसको बोलेंगे हम गोल्गी एपेरेटस। क्या बोलेंगे? कई सारे राइबोसोम्स, इसको छोटे छोटे कीड़ों मतलब इस दानों को बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे होते हैं इसको बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऐसे दाने दाने बने होते हैं ईआर के ऊपर, उन दाने दानों को बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर अपने राइबोसोम प्रेजेंट होते नहीं है। तो ये स्मूथ भी दिखते हैं और उसके पास राइबोसोम की एब्सेंस रहती है और इसके पास राइबोसोम्स की प्रेजेंस रहती है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत जबरदस्त चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का एनर्जी सेल माना जाता है। क्या माना जाता है? मैं सबका ओवरव्यू दे रहा हूं, सारे ये सेल ऑर्गेनल्स का ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। एनर्जी सेल माना जाता है। अब इस एनर्जी सेल के अंदर आप लोगों को एनर्जी स्टोर करके मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स को लगाया होता है एडिनोसाइन के साथ। सपोज एडिनोसाइन, तो ये एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट एंड तीसरा फॉस्फेट। तो इस तरीके से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमारी बॉडी एनर्जी को स्टोर करके रखती है। आप लोग वो रोजा करते हो, कभी कोई लोग ये व्रत करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? फास्टिंग। क्या करते हैं? तो डू वी डाइट ड्यूरिंग फास्टिंग? नहीं, हमारी बॉडी ने प्रीवियस डे पे जरूरत से ज्यादा खाना खाया था, जितनी एनर्जी चलने के लिए चाहिए थी उससे ज्यादा एनर्जी खाने से ली थी, तो बाकी की एज अ रिजर्व स्टोर होके पड़ी रहती है कि जब खाना नहीं मिलेगा तब हम इसको यूज कर लेंगे। जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये फैट के रूप में भी स्टोर हो जाती है, ठीक है। फिर ये टाइम टू टाइम बर्न होता रहता है एंड हमारी बॉडी को एनर्जी टू डू वर्क मिलती रहती है। तो पहले एक टाइम पे ऐसा होता था कि जब स्ट्रक्चर्स को साइंटिस्ट पहले टाइम पे पढ़ते थे तब वो देखते थे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के प्रोटीन बनाने के सोर्सेज हैं। ये राइबोसोम्स वगैरह क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके पास सब कुछ अपना अपना पर्सनल है। तो ऐसा माना जाता था कि पूरे सेल के अंदर ये अलग से एक सेल जैसा अपना काम कर सकता है। ये लाइन भी आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है कि अपने ही सारी चीजें खुद बना, मतलब खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाली इसके पास खुद की चीजें हैं और मतलब पूरा सेल मिलके जो करता है ना वो खुद का काम ये खुद कर लेता है अकेला, ऐसा भी है। यूनिसेलुलर तो बेटा ये पूरा सेल है ही। अब ये है लाइजोसोम्स। क्या है? लाइजोसोम्स। इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स। इसका काम ये होता है कि ये वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाले। क्या करे? वेस्ट को बॉडी से सर वेस्ट को बॉडी से कैसे बाहर निकालेगा? इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं? तो ये जब भी देखता है मेरे आसपास कोई सेल को या तो कोई बीमारी है या कोई डिजीज है या उसका मरने का टाइम आ गया। मैंने तुम्हें बोला था जब हम ये लेसन पढ़ रहे हैं उस टाइम पे भी करोड़ों सेल मर रहे हैं और उसके सामने करोड़ों सेल बन रहे हैं। एवरी मोमेंट न्यू सेल्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड ओल्ड सेल्स आर गेटिंग डाइड, ठीक है। तो जो सेल मरने वाले होते हैं उसको अपने डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से खुद के अंदर ले लेता है, बाउंड्री के पास चला जाता है और वहां जाके ऐसे बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है। तो वो सारा वेस्ट हमारी बॉडी के बाहर थ्रो आउट हो जाता है। ये काम है किसका? लाइजोसोम्स का। अब उसके बाद आता है गोल्गी एपेरेटस। सर ये गोल्गी एपेरेटस क्या करता है? ये गोल्गी बॉडी या तो फिर गोल्गी एपेरेटस, जो भी नाम दो आप उसको, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपेरेटस, इसका काम ऐसा होता है कि ये पैकेजिंग यूनिट है। आपने देखा है आप कोई आइटम मंगाते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, तो ये आपको अच्छी खासी पैकेजिंग में आती है। अरे हाँ क्या ना? तो ये हमारा पैकेजिंग यूनिट है। जब भी आपकी ये बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स की हेल्प से कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स बनाती है, पर उसकी जरूरत तो हर बॉडी पार्ट को होती है। तो हर बॉडी पार्ट पे पहुंचाने के लिए पहले उसको पैकेजिंग करना पड़ेगा। जैसे तुमने कुछ गुड्स ऑर्डर किया तो उसको तुम्हारे पास पहुंचाना है, पर वो गुड रास्ते में कहीं टूट ना जाए, उसके लिए पहले उसके लिए कराई जाएगी प्रॉपर पैकेजिंग। तो पैकेजिंग की जवाबदारी कौन लेता है? गोल्गी एपेरेटस या तो फिर गोल्गी बॉडी। ऐसे और भी 2-3 छोटे छोटे दिए हुए हैं, जैसे कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा एम्प्टी स्पेस वाला पार्ट भी होता है, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। अब इसका काम यही होता है जो खाना बना है मेरे अंदर खाली स्टोर कर दो,
मेरे अंदर खाली स्टोर कर दो। अब ये सब सारे ऑर्गन्स एक पानी के अंदर तैर रहे होते हैं, उस पानी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? उसके अलावा भी इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कोई बता सकता है क्या? अच्छा मैं हिंट देता हूं, 3 होते हैं। नहीं, वो 3 पार्ट्स में होते हैं, 3 टाइप्स हैं उनकी। चलो एक हिंट भी देता हूं, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। पर ये सब क्या है? वही तो पूछा मैंने कि एक और ऑर्गन। दीज आर पिगमेंट्स, दीज आर पिगमेंट्स। तो तुम्हारी इसी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि देयर आर 3 मेजर पिगमेंट्स। फर्स्ट इज क्लोरोफिल। क्या है? तो ये क्लोरोफिल क्या है? तो क्या सर ये ग्रीन पिगमेंट है, इसकी वजह से सारी चीज़ें ग्रीन दिखती हैं। और ये ग्रीन पिगमेंट ना हो तो तुम्हारा कोई भी लीफ सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सनलाइट को एब्जॉर्ब, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे तो आप अपना खाना नहीं बना पाओगे। दैट मीन्स नो फूड। नो फूड मीन्स नो फोटोसिंथेसिस, तो तुम्हारा खाना भी बनेगा नहीं। पर सर कभी देखा है कि कुछ कुछ चीजें और भी कलर की होती है? जैसे यू माइट हैव नोटिस्ड कि कैरेट ऑरेंज होते हैं सर, ऑरेंज होते हैं। टोमेटो रेड होते हैं सर। ब्रिंजल, वेरी गुड, ब्रिंजल पर्पल होते हैं सर। तो ये सब तो ग्रीन कलर से नहीं आते, तो फिर ये कहां से आए? तो ऐसा ही दूसरा पिगमेंट होता है आपके पास, क्या नाम है उसका? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफिल तो हो गया, क्लोरोप्लास्ट के ही पार्ट्स हैं ये तीनों। क्रोमोप्लास्ट, क्या नाम है इसका? और लास्ट में आता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या आता है सर? जब कलर्स की बात थी, पिगमेंट्स की बात थी, तो ये तो भाई सब कलरलेस है, तो इसका काम क्या है? इसका काम इसके जैसा है, फूड वैक्यूल जैसा। भाई मेरा कोई खास काम नहीं है, मेरे अंदर तुम बस फूड को स्टोर कर सकते हो। सो आई वर्क लाइक अ स्टोरेज, आई वर्क लाइक अ स्टोरेज। ये सब भी आपको सब कुछ दिया हुआ है। अगर एक बार के लिए देखना है तो मैं ऊपर से हाईलाइट करवा देता हूँ ये भी, तो शायद दूसरा पार्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी एक बार के लिए घर पे अच्छे से लर्न करना। देखो ये सारे नाम यहाँ दिए हुए हैं, ये सारे नाम यहाँ दिए हुए हैं, और ये सब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, बस ऑल तो मैंने किसी को स्किप तो किया नहीं है, एक भी पार्ट छूटा तो नहीं है। नहीं, बस सारे के सारे डिस्कस तो कर लिए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कहीं पे कुछ दिखाने जैसा हो बता दूं। हाँ, सभी को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस पता है? क्या होता है? वाई डू यूकैरियोटिक नीड दिस ऑर्गेनल्स? देखो ऐसा करके एक टॉपिक दिया है। वेरी गुड। कौन वेल डिफाइन होता है और कौन नहीं होता है? यूकैरियोटिक कैसा होता है? वेरी गुड। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रिमिटिव सेल्स, जो लाखों करोड़ों साल पहले बने थे, तब वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ आते नहीं थे। मतलब आप देखो ना तो आपको ये डॉट ना दिखे, आपको ये डॉट है ना इस अंदर के बीच के साइटोप्लाज्म वाले पानी में मिक्स होएला दिखे, मतलब तुम्हें न्यूक्लियस अलग से प्रॉपरली डिफाइंड दिखे ही नहीं। तो पहले ऐसे होते थे प्रोकैरियोटिक, फिर उसके बाद वो डेवलप होते गए एंड देयर बिकेम वन मोर टाइप एंड दैट इज यूकैरियोटिक। हाँ, फिर इसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स क्या करते हैं? एक्चुअली दे कैरी डीएनए मटेरियल्स, दे कैरी डीएनए मटेरियल, दैट मींस क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स, जीन्स के अंदर होते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर तुम्हें फर्दर क्रोमोसोम्स मिलेंगे, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, जिससे गर्ल्स और बॉयज का बॉर्न होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी दोनों में होती है 50-50। लास्ट टाइम के क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, पूरे 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक के जैसे। ठीक है, उसके अलावा देखो नीचे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में दिया है, राइबोसोम के बारे में दिया है कि टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो चिपक जाते हैं। फिर ER के लिए दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो प्रोटीन, फैट्स और लिपिड्स को बनाती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स ऐसी चीज़ों को बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के एक टाइप की फैक्ट्री है। उसके नीचे देखो गोल्गी अपैरेटस, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर्स, कि इसका काम होता है पैकेजिंग यूनिट जैसा, ये नाम यहाँ पे लिखा है,
पैकेज करना और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। हम नहीं फ्लिपकार्ट और अमेजोन की डिलीवरी ट्रैक करते तो बोलते योर ऑर्डर हैज शिप्ड, तो शिप्ड यानी एक जगह से निकल गया है दूसरी जगह पे पहुंच गया है। तो इसका काम होता है पैकेजिंग करना या तो फिर शिपिंग करना, ठीक है। उसके नीचे भी आप देखोगे, देखो उसके नीचे उसके लिए मस्त मस्त नाम लिख के दिया कि गोल्गी एपरेटस वर्क लाइक सेल्स पोस्ट ऑफिस, देखो नीचे लिख के दिया है। वो प्रोटीन लिपिड्स को वहां पहुंचाते हैं जहां जहां जरूरत हो। फिर लाइजोसोम्स द क्लीन अप सिस्टम्स, इसका काम होता है वेस्ट डैमेज वॉर्न आउट सेल्स या किसी भी सेल जिसकी उम्र खत्म हो चुकी है उसको लेके अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ मिला के फोड़ के बॉडी के बाहर वेस्ट फेंक देने का। उसके नीचे देखो दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिया है कि दे आर ऑफन नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे सप्लाई एनर्जी वेन एवर इट इज नीडेड। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। उसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं सिस्टे, क्या बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टे। उसके अलावा नीचे दिया है प्लास्टिड्स, क्या दिया है, यही बात कर रहा था, ये पिगमेंट्स जिसको बोलते हैं प्लास्टिड्स, ये पिगमेंट्स जिसको बोलते हैं प्लास्टिड्स, उसके 3 टाइप्स हैं। मैं खुद भी ये नाम भूल गया था, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। यहां पे आएगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और जिससे फूड बनता है, फूड सिंथेसिस होता है और उसी को आप क्या बोलते हो, फोटोसिंथेसिस। फूड बनता है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फोटोसिंथेसिस। पर ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पिगमेंट्स के लिए। किसके लिए, तो व्हाट अबाउट सर दूसरे कलर्स, तो वो देखो नीचे दिया हुआ है कि दूसरे कलर्स के लिए इसके अंदर और भी देखो नीचे दिया, हाउ डू फ्लावर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल अक्वायर वेरिड कलर्स। सो कहाँ से आते हैं, तो बोला वो क्रोमोप्लास्ट लाता है। कौन लाता है, क्रोमोप्लास्ट, कि भाई येलो हुआ, ऑरेंज हुआ, रेड हुआ। देखो 3 कलर लिख के भी दिए हैं ब्रैकेट में, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अभी ये सर येलो कलर का क्या होता है, येलो कलर के लेमन होते हैं, येलो कलर के कैप्सिकम होते हैं, ठीक है। तो देयर आर मेनी थिंग्स। उसके बाद दिया है वैक्यूल्स, प्लास्टिक के बाद दिया है वैक्यूल्स के प्लांट्स को भी हमारे जैसे खाना स्टोर करके रखना पड़ता है और कई बार उनको वाटर भी स्टोर करके रखना पड़ता है। तो उसके लिए उन लोगों को चाहिए होता है क्या, वैक्यूल्स। हमारे लिए ये सारा स्टोरेज का काम कौन कर लेता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर वैक्यूल नहीं होते। हमारी बॉडी के अंदर खाना कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, ठीक है। सो दिस इज इट। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है दैट इज सेल डिवीजन, बट वो पुरानी टेक्स्ट बुक वालों को बिल्कुल नहीं था, नई टेक्स्ट बुक वालों के अंदर ही है। सेल डिवीजन में 2 टाइप्स आती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। जब ऐसा हो कि न्यूमेरिटिकली इक्वल नंबर्स में डिवीजन हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसा, तब तुम उसको बोलते हो माइटोसिस। और दूसरा आता है मियोसिस, उसके अंदर अनइक्वल शेयरिंग होती है, एक तरफ 1 से 2 होते हैं लेकिन दूसरे का जो होता है उसके अंदर से 4 निकलते हैं। उस टाइम पे डिटेल में समझा था, इस वीडियो में वो पार्ट कवर नहीं करूंगा क्योंकि सेल डिवीजन सभी को नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई गेस अच्छे से रिवीजन हो गया। अभी घर जाके जो पॉइंट्स अंडरलाइन है, जो मैंने तुम लोगों को लास्ट में मेरे टाइम में करते टाइम पे करवाई थी, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लेना एक बार, डन। और फिर भी कभी नीड लगे तो ये वीडियो वापस देख लेना।